हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कदम रखने वाले हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। देखो, इंजीनियरिंग में जो भी बच्चा आता है, एक बात आप याद रखिएगा, आप एक ऐसे डोमेन सेलेक्ट कर रहे हो, इस डोमेन में वर्सेटैलिटी बहुत ज्यादा है, आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें कोई मेडिकल का जैसा नहीं होता कि आपका बहुत ही लिमिटेड सेक्टर आपका है। इस सेगमेंट में अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आगे चल के आपके पास इतने स्कोप आपके लिए ओपन होते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब आती है 11th-12th के बाद, जब बच्चा तैयारी करके पहली बार जब इंजीनियरिंग कॉलेज के काउंसलिंग होता है, जब उसको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि वो करे किसमें, उस ब्रांच क्या होनी चाहिए। देखिए, बेसिकली जो टारगेट आपके ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, जो बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत ज्यादा हमेशा से आपके बच्चों की फेवरेट रही हैं, उसके अंदर आपका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कह सकते हो आप, या आप सिंपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस आपका नहीं। शायद आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। बेसिकली ये जो आपकी 5 ब्रांचेस आपकी हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ना, ये 5 सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। तो जब 12th करने के बाद बच्चा आता है तो उस डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, सही इंजीनियरिंग ब्रांच आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आगे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, आपने फ्यूचर स्कोप क्या सोच रखा है। आज हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, हमें फ्यूचर ज्यादा पता करने के लिए रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते थे कि भैया अगर मैं कंप्यूटर साइंस में जाता हूं या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूं या मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल डिपार्टमेंट का अगर मैं करता हूं अपनी बीटेक करने के लिए, तो आगे किसमें ज्यादा स्कोप देखने को मिलेगा। मेरा प्रेफरेंस अगर मैंने लिया है तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे चेक किया हूं, क्या मैं उसको प्लेसमेंट के बेसिस चेक किया हूं, क्या मैं जिस सेगमेंट में मैं जाना चाहता हूं, जिसमें अपना करियर बनाना चाहता हूं आफ्टर बीटेक, क्या उसके लिए मेरी ब्रांच सुटेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसके लिए ना तो कभी कोई गाइडेंस मिलता था, ना ही हम खुद इतने रिसर्च कर पाते थे, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप थे। हम बात कर रहे हैं 2003 या 4, उससे पहले के जो बच्चे जब इंजीनियरिंग करने आते, जिस टाइम हमने इंजीनियरिंग किया था। तो आप सोचो, आप सभी लोगों के लिए आज इस वीडियो में आपकी इस सरदर्दी को हम खत्म कर देना चाहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम इतना बेहतर क्यों बता सकते हैं, इसलिए बता सकते हैं कि बेसिकली मैं एक ऐसे सेगमेंट से बिलोंग करता हूं, मैं गेट कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। मैं उन बच्चों को रोज गाइड कर रहा हूं जो बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद अपना करियर जो बनाने के लिए सोचते हैं, मैं उन बच्चों को स्पेशली गाइड करता हूं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए, उन बच्चों को पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए जो बच्चा अभी जस्ट इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाह रहा है, अभी फाइनल नहीं किया, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए उसको ब्रांच में अगर वो कोई भी सेलेक्ट कर रहा है तो उसका रीजनिंग उसके पास होना चाहिए, क्यों लेना चाहता, उसका प्रेफरेंस किस बेसिस पे होना चाहिए। आज इस वीडियो में सबको डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है बेस्ट पॉसिबल इंजीनियरिंग ब्रांच आपके लिए क्या हो सकती है। देखिए, ब्रांचेस सारी अपने आप में बहुत बेहतर हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपके ये करियर का डिसीजन है, एक बार अगर ब्रांच आपने सेलेक्ट कर लिया, एक बार ही मौका मिलेगा इन फर्स्ट ईयर कि आप ब्रांच अपनी स्विच कर सकते हो, लेकिन उसमें भी हर कॉलेज में अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, जरूरी नहीं कि आप स्विच ही कर ले जाओ। तो आप स्टार्टिंग में ही राइट डिसीजन लीजिए, आप स्टार्टिंग में ही कोई गलती ना करिए। तो अभी जब काउंसलिंग का दौर चल रहा है, सभी जगह AKTU हो गया या इंडिया के मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में यही जून जुलाई का वक्त होता है जब एडमिशन लिए जाते हैं। तो आपका चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये गलती नहीं करनी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली कोई इंजीनियरिंग ब्रांचेस आपकी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जितनी ब्रांचेस यहां पे लिखा हुआ है, यही मोस्ट पॉपुलर आपकी ब्रांचेस हैं जो अभी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहले देखते हैं इनमें होता क्या है, एग्जैक्टली इन ब्रांचेस में क्या क्या आपको आगे डील करने वाले हो, इसीलिए इसमें हम पहले जानेंगे। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका है, इसके अंदर जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे और आगे का जो फ्यूचर स्कोप बनने वाला है, इस सेगमेंट के बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है। सबसे पहली चीज डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड एनालिसिस ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम्स ना, मतलब कोर मैकेनिकल जो ब्रांच आपकी होती है,
आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, जनरेशन आपने सुना, जहां से बिजली पैदा होती है। आपको क्या लगता है जो वहां पे टरबाइंस यूज की जाती है, स्टीम आपके यूज किए जाते हैं, आपके वहां एक मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होती है, वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता है। तो जनरेशन हो गया, उसका मेंटेनेंस के काम आपके हो गए। आपने कैड का नाम सुना होगा, ऑटो कैड का नाम सुना होगा, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम सुना होगा। इन सब सेगमेंट में जो भी काम हो रहे उसमें जो सबसे बड़ा योगदान आपका होगा वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ये जो मेंटेनेंस डिजाइनिंग इक्विपमेंट्स का है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स है, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। मतलब काफी रिगरस वर्क होता है, काफी थ्रिलिंग वर्क होता है, काफी इनोवेटिव वर्क करना पड़ता है एक मैकेनिकल इंजीनियर को। उसके बाद आते हैं सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल नाम से ही समझ पा रहे हो सिविल इंजीनियरिंग में काम क्या किया जाता है। इसमें बेसिकली जो फोकस किया था, कंस्ट्रक्शन एरिया को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, मेंटेनेंस को फोकस किया जाता है। जितने आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप देखते हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी सिटी का डेवलपमेंट आपका हो, किसी सिटी का सर्वे आपका हो, आजकल देखोगे बहुत चल रहा होगा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। ये कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा? ये एक सिविल इंजीनियर काम होता है। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का उतना वर्क नहीं जितना कि सिविल का काम होता है। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन आपका होता है, सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो किसका होता है? सिविल इंजीनियरिंग। तो आप इन्हीं से रिलेटेड चीजों पे काम करने वाले हो अपने बीटेक में, और उसके बाद अगर आगे आप फर्दर स्टडी करोगे तो और इन डेप्थ में जाओगे आप। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना। आप देख रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो ना, आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। आपने अपने 12th पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिसिटी ना, आपने पढ़ा होगा केबल के सेल, सारी चीज ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, कैसे ट्रांसमिट किया जा रहा है, फिर ट्रांसमिट करके ग्रिड आपने सुना होगा नाम, फिर वो ट्रांसमिट करके आप तक कैसे पहुंच रही है। आपके घरों में जो इक्विपमेंट्स आपके लगे हुए हैं, फैन हो गया, एसी हो गया, लाइटिंग सिस्टम आपका हो गया, उनकी वायरिंग आपका हो गया, ये सब कुछ कैसे फंक्शन करते हैं। स्विचिंग, आपके जो स्विचेस आप यूज करते हो, इसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट हो गया, पावर सिस्टम, मशीन का सेगमेंट हो गया, आपका कौन सी मोटर यूज हो रही है। आप घरों में डेली कोई ना कोई मोटर यूज करते हो ना, छोटे छोटे एग्जांपल्स लो, आपके रोज अपने घर में दिख जाएगा। एसी में कौन सी मोटर चल रही है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर चल रही है, आपके घर में इटसेल्फ जितने भी चीजें आप यूज कर रहे हो, इवन आप हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो, उसमें कौन सी मोटर काम कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप उन सभी चीजों के बारे में आप बहुत बेहतरी से स्टडी करते हो। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपके हैं जो किसी सप्लाई से चल रहे हैं, उनके इक्विपमेंट्स, पावर जनरेशन हो गया, उसके बाद उसका मेंटेनेंस करना, उसका ट्रांसमिट करना, ये सब कुछ बहुत थ्रिलिंग आपका काम होता है। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका परफॉर्म करता है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आप जैसे कंप्यूटर सिस्टम देखते हो, अब कंप्यूटर सिस्टम में आपने हार्डवेयर जो पार्ट आपका होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है ना। सॉफ्टवेयर पार्ट पे किस कौन आ जाता है? कंप्यूटर साइंस आ जाता है। लेकिन जो हार्डवेयर वाला पार्ट होता है, जो सिग्नल की प्रोसेसिंग आपका होता है, जो हार्डवेयर डिजाइनिंग पार्ट होता है, उसमें डायोड्स यूज, एससीआर यूज होते हैं, आपके बीजेटी यूज होते हैं, मॉसफेट यूज होता है, ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। आप टेलीविजन देखते हो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके यूज करते हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग करना, उनका डिजाइन करना, उनका प्रोसेस करना, ये सारा काम एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता है। और आज आप देख लो, मोबाइल आपका बहुत ही गजब का रेवोल्यूशन ला चुका है ना। आप देखोगे 5G नेटवर्क हो गया, 4G नेटवर्क हो गया, पहले सुनोगे 3G नेटवर्क, 2G नेटवर्क। ये कौन क्रिएट कर रहा है, ये कौन इसमें डेवलपमेंट कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है। जो टेलीकॉम सेक्टर आपका हो गया, एम्बेडेड सिस्टम आपका हो गया, उसके बाद आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आपके हो गया, सर्किट डिजाइनिंग आपके ऊपर हो गया, ये सारा काम एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता है। तो बहुत ही हर ब्रांच का अपना एक स्पेसिफिक फोकस है ना, तभी तो ये ब्रांचेस बनाई गई ना, नहीं तो एक ही ब्रांच होती ना इंजीनियरिंग बस। ये ब्रांचेस बनाने का मतलब क्या? मतलब एक डोमेन को दे दिया गया कि इसी डोमेन में आपको काम करना है। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस में जो सबसे ज्यादा जो काम है वो क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना, जिसमें आप कोडिंग देते हो। आप अपने जब आप फर्स्ट ईयर में आप आओगे, आपको सबसे पहले बेसिक सी और बेसिक सी प्लस प्लस आपको पढ़ा जाता है। जावा आपका हो गया, साइबर सिक्योरिटी आपका हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, आजकल आपने नाम सुना होगा बिग डेटा, आजकल आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आपने सुना होगा मशीन लर्निंग, आजकल आपने सुना होगा डेटा साइंस। इन सब चीजों पे जो काम किया जाता है, वहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है।
आपके जो हार्डवेयर डेवलपमेंट आपका पार्ट है उस पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बैठा हुआ है, उसके बाद उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कौन बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा हुआ है। फिर उस सप्लाई को प्रोड्यूस करने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर बैठा हुआ है। फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक सिविल इंजीनियर बैठा हुआ है। इसका मतलब देखो कितनी अच्छी ये साइकिल बनी हुई ना। हर जगह पे कोई भी सेक्टर आपका हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे आपका मोबाइल सिस्टम का सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेगमेंट आपका हो, फूड इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, हर जगह हर एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबका सेगमेंटेशन हो रखा है कि भैया ये बच्चा यही काम कर सकता है। तो ये सारा काम होता है हर एक डिपार्टमेंट में। मैंने कोशिश की आपको सही तरीके से बता सके। अब आप इनमें से देखो, आप किस सेगमेंट में अच्छा आप सोचते हो, जिसमें आपको एक्टिवनेस दिखाई देती, जिसमें आप चाहते हो कि मैं बहुत इन्वॉल्व हो सकता हूं। तो ऐसे सेगमेंट के एक बेसिस ये हो गया कि ये वर्क आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा। इन्हीं वर्क प्रोफाइल के बेसिस पे आपका कहीं ना कहीं आप प्लेसमेंट पाओगे, जॉब पाओगे, किसी कंपनी ज्वाइन करोगे। तो अब आप देख लो आपको थ्रिलिंग कहां मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा मैनेजमेंट आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे कर सकते हो, पावर जनरेशन में आप जाना चाहते हो, मेंटेनेंस काम करना चाहते हो, इक्विपमेंट डिजाइन करना चाहते हो, तब आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप सेलेक्ट करिए। उसके इलेक्ट्रॉनिक्स आप सर्किट डिजाइनिंग काम करना चाहते हो, कोई कह रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करना चाहता हूं, कंप्यूटर साइंस आप सेलेक्ट करिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम करना चाहता है तो एक सिविल इंजीनियरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक बेसिस हो सकता है आपकी ब्रांच का सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने पहले ये समझा दिया। अब आते हैं, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप सब बच्चे अभी बहुत नादान हो, आपको अभी स्पून फीडिंग ज्यादा कराई गई है, लेकिन अब आपको मैच्योरिटी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो। अभी तक आप क्या थे, केवल 11th-12th आपने कर रखा था। तो इंपॉर्टेंट ये भी कि आपको एक मैच्योरिटी भी दिखनी चाहिए कि मैं क्या सिर्फ अपने इंटरेस्ट बेस पे ब्रांच को सिलेक्ट कर लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपका पैशन जरूरी नहीं कि आपका करियर बना दे, पैशन जरूरी नहीं। देखिए, जब भी आप किसी भी सेगमेंट में आप एंट्री करते हो, आप हमेशा ना थोड़ा सर्वे करिए, तो पहचानने की कोशिश करिए डिमांड क्या होगी, करंट डिमांड कितना, सप्लाई कितना अवेलेबल है। कोई भी सिस्टम जो रन करता है सप्लाई एंड डिमांड पे रन करता है। तो आप देखो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी किसकी, जैसे आजकल आपने सुना होगा सोलर बहुत काम हो रहा है, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आप सुनते हो। आप देख रहे हो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत काम हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बेसिस पे आप अपने पैशन को इंपोज नहीं कर सकते अपने करियर के डिसीजन मेक करने के लिए। तो आते हैं जरा अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि कहां किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको जब बीटेक कंप्लीट कर लेते हो या बीटेक के ड्यूरेशन में अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। आप एक बात एकदम क्लियर कर लेना, क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाना चाहते हो, क्या आप एक बेहतर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाना चाहते हो जहां पे हैवी पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब सिक्योरिटी मिलेगी, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, सिक्योरिटी मिलती, जिंदगी सेटल होती है, तभी तो इतने बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं इंडिया में। इस बेसिस को अगर देखा जाए तो ब्रांच सिलेक्शन में ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आते हैं जरा कि भैया अगर मैं गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूं हर एक डिपार्टमेंट के लिए, आगे चल के आपको किस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, यहां पे थोड़ा फोकस करना ना। सबसे पहले आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे ना। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें आप कहते हो कि स्टेबल नौकरी मुझको चाहिए, अच्छा पैसा भी मिलेगा, आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत है, बस उस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, ये गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो है। यहां पे एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो आपका है, इसको मैं कहूंगा सबसे टॉप पे रहेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तब के लिए मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब में सबसे जो हाई डिमांड आपकी है इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इंडिया जैसे कंट्री में जो रह रहे हो, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब एक तरीके से देखो ना, तभी बहुत ही बेस लेवल पे है। अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे, किसी डेवलप्ड नेशन से आप कंपैरिजन करोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया डेवलप जरूर कर रहा है, लेकिन ग्रोथ हो रही है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि आप उनको बीट कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। चाहे मेडिकल फील्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो, चाहे सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो, हर सेगमेंट में सबसे ज्यादा काम अभी बाकी है। तो सिविल इंजीनियरिंग इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा डिमांड आपका है। हाई डिमांड इन द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक वर्क्स, अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स,
सब पे कौन काम करेगा? एक सिविल इंजीनियर ही काम करता है। रोल क्या मिलेगा बेटा? अब आप इसमें क्या क्या बन सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका काम है। जैसे अगर आप पब्लिक वर्क्स में काम कर, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सब नाम आपने सुना होगा, आपके हो सकता है पिताजी कहीं काम कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आप उसी के इंजीनियर बनते हो। जैसे रेलवे आपका हो गया, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग बड़ी डिमांड, सबसे ज्यादा डिमांड आपकी है। पब्लिक वर्क्स इंजीनियर हो गया, अर्बन प्लानर हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियर हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हो गया, ये सब पोस्ट के लिए आपको रोल्स मिलते हैं अगर आप इस सेगमेंट में ट्राई करते हो। देखिए सैलरी की बात की जाएगी, कॉम्पिटिटिव आपका, देखिए गवर्नमेंट में सैलरी आपको लगभग किसी ब्रांच से आप गवर्नमेंट जॉब में अगर पहुंचते हो ना, इंजीनियरिंग करने के बाद ना, आपकी सैलरी सबके लगभग बराबर होती है ना, आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो ये सैलरी 10 लाख से लेके आपकी 20 लाख के बीच में वैरी करती है। 10 लाख टू 20 लाख के बीच में ऑन एन एवरेज आपकी वैरी करती है। पर एनएम का जो आपका सीटी होता है वो इसके बीच वैरी करता है। लेकिन साथ ही साथ में क्या वैरी करता है, आपको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिलती है। आपको रहने के लिए घर मिलता है, आपको सारी फैसिलिटीज दी जाती है, आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती, इंश्योरेंस भी आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब्स में, वो बहुत ज्यादा होते कंपेयर टू एनी अदर जॉब ना। तो सैलरी से कई गुना ज्यादा आपको जो सुविधाएं मिलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, और एक अच्छी पोजीशन मिलता है, पब्लिक डीलिंग करने का मौका मिलता है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करने का मौका मिलता है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, बहुत सिक्योरिटी आपको होती है, सबसे हाईएस्ट जॉब सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्टिव आपको होता है, पेंशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन हाँ, आजकल थोड़ा पेंशन को अभी थोड़ा रिवोक किया गया है, बट उम्मीद करिए कि आगे हो सकता है पेंशन भी आपकी और बेहतर की जाए। तो पेंशन के एक बेनिफिट यहां ऐड होता है, स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छा खासा मिलता है। ग्रोथ पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो अच्छा होता है, बहुत हाई भी नहीं कहूंगा। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में एक अगर लैगिंग पार्ट होता है तो ग्रोथ स्टोरी थोड़ी तो होती, आप उतना एक्सप्लोर खुद को नहीं कर पाओगे जितना आप पे पोटेंशियल होगा, बट इसका मतलब नहीं आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। इसको मैं एवरेज मान के चलूंगा कि एवरेज आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव रहेगा, लेकिन ऊपर की जो चीजें बहुत हाई है। डिपार्टमेंट्स आपको हो गए, जो यहां नाम मैंने लिए वही डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी विभाग ही क्यों ना हो, हर जगह एक सिविल इंजीनियरिंग की ही जरूरत पड़ती है। आपने नाम सुना होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने ये सब नाम सुना होगा। आप जाते होंगे यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए, तो ये सब में कौन बैठा होता है? एक सिविल इंजीनियर आपका बैठा होता है। चलिए, तो इसलिए मैं इसको जॉब अपॉर्चुनिटी मामले में सबसे टॉप प्रायोरिटी रखता हूं, सिविल इंजीनियरिंग को। अब आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका ये भी आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी अच्छा खासा डिमांड क्रिएट करता है। यहां पे आपका इसकी जो डिमांड है कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग मॉडरेट लेवल पे है, लेकिन और ब्रांचेस इसकी हाई डिमांड आपकी है। तो मॉडरेट टू हाई की तरफ डिमांड है, पर्टिकुलरली डिफेंस हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपका हो गया, एनर्जी सेगमेंट आपका हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका हो गया, इसमें एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये आपके लिए रोल्स आपको क्या क्या मिल सकते हैं? मेंटेनेंस इंजीनियर जितने आप देखते हो सब मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं ना, सारे मैक्सिमम। उसके प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हो गया, एचवीएसी इंजीनियर्स हो गया, डिफेंस इंजीनियर हो गए, रेलवे इंजीनियर्स हो गए। मतलब आप जैसे मैंने बताया ना कि एग्जाम्पल जनरेशन में अगर कोई काम हो रहा है, जो जनरेशन का पार्ट है के लिए कौन डिजाइनिंग प्रोसेस कर रहा है, दैट इज द मैकेनिकल इंजीनियर ना, वही काम कर रहा है। सैलरी आपका तो अभी मैंने बताया 10 से वही 20 लाख के बीच वैरी करता है, लेकिन आपके लिए जो पर्क्स मिलते हैं, तो जो आपके पास एडवांटेज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत हाई रहता है। जॉब सिक्योरिटी सेम आपकी हर जगह, कहीं पे भी आप गवर्नमेंट जॉब में हो, जॉब सिक्योरिटी आपका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट आपके लिए होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव गुड एवरेज ही है, ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत 30 मरखागिरी काम कर ले जाओगे अपने गवर्नमेंट जॉब के ड्यूरेशन के अंदर। तो गवर्नमेंट जॉब में जॉब ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर ना। डिपार्टमेंट्स आपको क्या क्या मिलेंगे? वही डिपार्टमेंट लगभग मिलते हैं। डिफेंस सिस्टम आपका हो गया, डीआरडीओ आपका हो गया, भारत हैवी, बीएचईएल ना, ये हैवी इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ना। यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर्स होते हैं सबसे ज्यादा डिमांड आपकी क्रिएट होती है। उसके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आपके होते हैं, आईओसीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, उसके बाद आपका एनटीपीसी हो गया। सब जगह ना, जितने भी आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आप नाम सुनते हो, सब जगह एक मैकेनिकल इंजीनियर है। कंपेयर टू सिविल इसकी डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन आपका इसमें वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत हाई डिमांड है,
बहुत हाई डिमांड है, स्पेशली अगर जो डिपार्टमेंट्स आप कहना, देखिए इंडिया या कोई भी नेशन सबसे ज्यादा किस क्राइसिस से जूझ रहा है? एनर्जी ना। एनर्जी एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन सकती है, एनर्जी में डेवलपमेंट करना सबसे टॉप प्रायोरिटी आपका है। फ्यूल का कंजम्पशन आपने देख लिया है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब कुछ बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएंगे। तो इसमें जो नए इन्वेंशन होने हैं, जो नए ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जो अगले 10 या 15 सालों बाद जब आप देखो, सोलर सेगमेंट आपका हो गया, एनर्जी सेगमेंट आपका हो गया, इसमें बहुत ज्यादा आपका ग्रोथ होने वाला है। तो गवर्नमेंट की जो आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो आपका एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां एक हाई हाई प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलती है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। ट्रांसमिशन सिस्टम आपका हो गया, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, इसरो आपका हो गया, डीआरडीओ आपका हो गया, इन सब जगहों पे आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मतलब जितने पीएसयूज हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपकी रहती है। तो काफी हाईली डिमांडेड आपकी जॉब है। एनर्जी सेगमेंट में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, टेली कम्युनिकेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में ना, आपको भी पता है कि फ्यूचर यही सब है ना, जो यहां लिखा हुआ है, फ्यूचर यही है ना, बिना इसके काम नहीं हो पाएगा। चाहे तुम कितना भी सॉफ्टवेयर बना लो, सिस्टम बना लो, बिना इसके काम नहीं पॉसिबल है। तो ये सेगमेंट बहुत थ्रिलिंग आपका सेगमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी करता है गवर्नमेंट्स के लिए। रोल्स आपको क्या मिलते हैं? पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो, कंडीशनिंग में आप जा सकते हो, उसकी मॉनिटरिंग बॉडी में आप जा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी को ऑडिटर आपके होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स आपको होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स आपके होते हैं। बहुत सारे सेगमेंट ना, स्टेट लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया, हर जगह आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत ज्यादा मिलती है। उसके जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई, स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव आपका, सिक्योर है, लॉन्ग टर्म आपकी है, कॉम्पिटेटिव है, रेगुलर सैलरी हाइक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस। आप ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव में, इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अगर कहें, बहुत एक्सेलेंट है, बहुत एक्सेलेंट आपका, क्योंकि इसका सेगमेंट बहुत बूमिंग आपका होने वाला आगे चल के ना। एनर्जी सेगमेंट जो आपका है ना, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, स्पेशली जो रिन्यूएबल सोर्सेज आपके हैं ना, जो रिन्यूएबल आपके सोर्सेज, सोलर हो गया, विंड हो गया, इसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हो, जहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपको जरूरत पड़ने वाली है। डिपार्टमेंट्स आपके लिए क्या होगा, ऑलरेडी बता चुका आपको। तो यहां पे गवर्नमेंट जॉब में आप देखो तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये हमेशा टॉप पे रहेंगे, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ना, नाम नोट करके रख लेना, गवर्नमेंट्स के लिए इनसे बेहतर डिपार्टमेंट हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखिए, अगर डिमांड की बात करें, डिमांड तो है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होगी कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ना। तो आपका डिमांड तो है, लेकिन सिर्फ टेली कम्युनिकेशन, डिफेंस और रिसर्च सेक्टर ना, लेकिन रिसर्च सेक्टर एक्चुअली गवर्नमेंट बॉडीज के इंडिया में बहुत कम है, तो ये सेगमेंट बहुत लिमिटेड हो गया। डिफेंस में भी इंडिया का आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें वो आपका खुद डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया जिसको आप कहते हो, वो डेवलपमेंट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि सब कुछ खुद डेवलप कर सके ना। यहाँ पे अभी इतना रिक्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ, आगे चल के डिफेंस सेगमेंट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए ना। रोल आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम, डिफेंस आपको इंजीनियर्स हो गए, स्पेशलिस्ट आपको हो गए, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स आपको हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल काफी एक दूसरे भाई बहन जैसे हैं, तो आप इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। दोनों ब्रांच में जब आप इंजीनियरिंग करोगे ना, तो आप देखोगे, अगर मान लो कि आपने 30 सब्जेक्ट पढ़े, टोटल 30 सब्जेक्ट, तो 30 में से लगभग आपके 15 सब्जेक्ट कॉमन होंगे, इतना याद रखिए। ये दोनों ऐसे डिपार्टमेंट ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए 3 नाम तुमने सुना होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सुना होगा, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सुना होगा, एक तुमने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ना। तो टोटल 3 टाइप की इंजीनियरिंग, एक्चुअली वो तीनों में ही लगभग लगभग सेम काम होता है, इसीलिए इनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कम्युनिकेशन सेगमेंट आपको हो गया, एम्बेडेड सिस्टम आपको हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग सेगमेंट आपका हो गया, इवन आजकल जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सुनते हो, डेटा साइंस सुनते हो, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बॉडीज की अगर बात की जाए, तो यहाँ एआई, डीए, इन सब अभी इतना काम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा, यहाँ प्राइवेट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं जितना कि प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी हाई हो हमेशा ही रहेगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव इसमें कंपेयर टू मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल बहुत ज्यादा है, हाईली ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आपका है। सर्किट डिजाइनिंग हो गया, या देखिए, जो भी आप थोड़ा सा सिस्टम को
इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए कोई भी काम करते हो ना, तो ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा आपका बढ़ने लगता है। डिपार्टमेंट्स का अगर बात करें तो यहाँ देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल का नाम है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को ही रिक्रूट करता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो आपका हो गया, डीआरडीओ हो गया, टेलीकॉम सेक्टर आपका हो गया। तो इन सब जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स आपके गवर्नमेंट्स के हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। अब चलते हैं, अब यहां पर आते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। देखिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रोस्पेक्टिव आप इसको सिलेक्ट करते हो, तो मैं आपको कहूंगा यहां गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, इतना याद रखिएगा। डिमांड तो है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को अपने अंदर एकोमोडेट करा सके। डिमांड है बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उतना ज्यादा गवर्नमेंट के पास ना, गवर्नमेंट पास नहीं। लेकिन हाँ, यही प्राइवेट बात करेंगे तो इनकी बहुत डिमांड है ना। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज आपका हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना। तो यहाँ डिफेंस में भी इवन हो गया, आजकल आप साइबर सिक्योरिटी बहुत नाम सुनोगे ना। तो एक कंप्यूटर साइंस रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करूंगा कंपैरेटिवली, तो आपके पीछे जो मैंने ब्रांचेस डिस्कस किए उसके कंपैरिजन में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाहोगे तो कम अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। रोल्स क्या मिलेंगे आपको पता ही, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, आईटी मैनेजर आपके हो गए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपके हो गए। बिना सॉफ्टवेयर के तो आजकल कोई सिस्टम नहीं रन कर रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है यहां पे एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बहुत रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। सैलरी हाईली कॉम्पिटेटिव आपकी होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संख्या भी उतनी ज्यादा है। संख्या का मतलब हो गया कि अगर मान लो 5 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अवेलेबल किसी काम को करने के लिए, तो कंप्यूटर साइंस में वही काम को करने के लिए कम से कम 5000 इंजीनियर आपके पास अवेलेबल है। यहां संख्या उतनी ज्यादा है, इसलिए या तो आप एक एवरेज स्केल पे रहोगे, या तो आप बहुत हाई स्केल पे जाओगे। कंप्यूटर साइंस में ये बहुत होगा ना, या तो आप एवरेज स्केल में रहोगे, या तो आप बहुत हाई स्केल पे जाओगे इन टर्म्स ऑफ सैलरी ना। तो सैलरी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा, तो ज्यादा एवरेज कैटेगरी एंड हाई वाले सेगमेंट अगर आप एक बार निकल गए, तो वो इतना हाई होगा कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इतना सैलरी भी किस सकता है। तो ये आपके लिए है। और यहां पे एक चीज और होता है, गवर्नमेंट जॉब भले, लेकिन यहां सैलरी में फ्लक्चुएशन भी देखने का आपको मिल सकता है कि ये कंप्यूटर साइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है ही। उसके आधार जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट है तो बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग आपका जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगा, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आपके है, आपको पर्क्स बहुत मिलेंगे, आपके पास हर वो सुविधाएं दी जाएंगी जो एक रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छा खासा, चाहे गवर्नमेंट हो यहाँ पे, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे ग्रोथ करने का चांस जरूर आपको मिलेगा। ये एक डेवलप, ये डेली चेंज होने वाली चीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो भी वो डेवलप कर रहा है वो डेली नहीं बदल सकता, लेकिन जो प्रोग्रामिंग आपका है, जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स आप बना रहे हो, जो कोड आप लिख रहे हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हो, डेली लर्निंग का पार्ट आपका है। यहाँ ग्रोथ का मौका भी बहुत ज्यादा है। डिपार्टमेंट्स का अगर हम बात करें, देखिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट एनआईसी है ना, इसका एग्जाम भी अलग से कराया जाता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स आपको हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री आपका हो गया, वेरियस आईटी विंग्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना। चाहे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, सबका एक अपना आईटी डिपार्टमेंट आपको होता है, आईटी सेल आपका होता है, जहां पे सारा चीजें मैनेज की जाती, सॉफ्टवेयर हो गए, साइबर सिक्योरिटी या डेटा को प्रोटेक्ट करना, इसमें बहुत काम चल, बिग डेटा कितना काम चल रहा है। तो वहां ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट आपके गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर आपका हो, हर जगह साइबर सिक्योरिटी आपका आईटी सेगमेंट आपका होता है, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको होता है जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे ना। अब आ जाते हैं, अब बात करते हैं कि आगे चलकर और क्या किया जा सकता है। देखिए अब एमटेक कह लो या आप क्या कह सकते हो, एमटेक की फील्ड की अगर बात करें, एमटेक एक ऐसा आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है आफ्टर इंजीनियरिंग, जहां पर आप आईआईटीज पहुंच के, एमटेक का जो प्लेसमेंट आपका होता है ना, वो एक्सट्रीम हाई होता है ना, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट आपको आईटी तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करें, तो एमटेक में आप पास वो सारे डिपार्टमेंट जो भी पीछे मैंने बताया, वहां से एक स्पेशलाइज्ड कोर्स आपको कराया जाता है। स्पेशलाइज्ड का मतलब आप बीटेक में सब कुछ पढ़े, फिर उसमें आपने जब पढ़ा तो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, मान लिया कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि मुझे थर्मल में काम करना अच्छा, तो आप थर्मल इंजीनियरिंग एमटेक कर सकते हो।
किसी का मन किया नहीं मुझे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, तो उसने मैन्युफैक्चरिंग में एमटेक कर लिया। तो एमटेक एक पर्टिकुलर सेगमेंट में केवल काम किया जाता है। बीटेक में आप सबकी स्टडी करते हो, एमटेक आप एकदम स्पेसिफिक हो जाते हो। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एमटेक के लिए ना, चाहे वो आईटीज हो चाहे एनआईटीज हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेना। सिविल इंजीनियरिंग में भी एमटेक के लिए इतनी सीट्स आपकी हैं कि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी किसी भी आईटी तक पहुंचने के लिए। करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात करें तो एमटेक में आपके लिए बतेरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है का पैकेज जब आपका आएगा एमटेक के बाद, वो मल्टी फोल्ड पैकेजेस आपको होते हैं कंपेयर टू बीटेक। बहुत अच्छे खासे पैकेज मिलते हैं आफ्टर एमटेक। अगर जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर से आपने कर लिया, बहुत बड़े पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव क्रिएट हो सकता है एमटेक के लिए। इसमें एमटेक कहां कर सकते हो? पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मशीन पे आप काम कर सकते हो। ये एमटेक के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, कंट्रोल सिस्टम आपका हो गया। ये सब शब्द आप धीरे धीरे जानोगे और समझोगे धीरे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल, चाहे मैकेनिकल, अगर कोई वीएलएसआई में, एक वीएलएसआई लिखा है, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स ना, वीएलएसआई में अगर कोई एमटेक ढंग की जगह कर लिए, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी बैंगलोर हो गया, आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं ना, पैकेज जो आपने कभी सपने में होगा ना, वो पैकेजेस यहाँ पे मिलते हैं जो किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पैकेज से 2-3 टाइम्स आपको देखने को मिल सकता है। ये पावर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जब हम एमटेक में जाते हैं ना, चाहे एम्बेडेड सिस्टम हो, चाहे वीएलएसआई हो, चाहे कम्युनिकेशन सेगमेंट आपका हो, हर सेगमेंट में आपको एमटेक की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पैकेज बेटा मल्टी फोल्ड आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, ये याद रखिएगा। एमटेक अपॉर्चुनिटी में अगर बात करें हाईएस्ट पैकेजेस की, बहुत हैवी पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में कंपेयर टू मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इतना याद रखिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एलिजिबल एमटेक करने के लिए, वहां इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, तो आप भी कर सकते हो। मैंने पहले बताया ये सब आपस में सिस्टर ब्रांच है ना, रेस्ट कोई ब्रांच सिस्टर ब्रांच नहीं, लेकिन ये दोनों सिस्टर ब्रांच है ना। हमेशा याद रखिए, दोनों भाई बहन, मतलब दोनों बहन बहन कह लो, दोनों भाई भाई कह लो, या भाई बहन कह लो ना, जो तुम्हारा मन करे। ठीक, अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस मैंने क्या बताया, एमटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में पहली बात तो बीटेक से कई गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती इन एमटेक ना। आईटीज एंड आईटीज आप कहीं से करो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हो गया, डेटा साइंस हो गया, बिग डेटा हो गया, उसके बाद आपका और सेगमेंट क्या है आपके, मशीन लर्निंग आपका हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। इसमें जितना आप एक्सपर्टाइज गेन करके निकलोगे, उतना हैवी पैकेजेस आपको देखने को मिलेगा जब आप एमटेक में जाओगे। देखिए, ये फ्यूचर की डिमांड्स है ना, ये फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। आज सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेटा को सिक्योर करना, आज सबसे बड़ा चैलेंज होता है पूरे डेटा को प्रोसेस करना, आज सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो किसके ऊपर, मशीन लर्निंग पे आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने चैट जीपीटी नाम सुना होगा, कौन डिजाइन करेगा इसको, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आपको कल एक बीटेक बंदा करेगा नहीं, एमटेक, उसमें आपको हैवी, आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप डीपली जब स्टडी करना चाहते हो, जितना डीप जाओगे कंप्यूटर साइंस में, जितना डीप घुसोगे, उतना हैवी पैकेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एमटेक में भयंकर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी कंप्यूटर साइंस में भी। तो अगर मैं बात करता हूं कि एमटेक के लिए अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बता दिया बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमटेक। अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये दोनों बराबरी पर रहेंगे। प्लेसमेंट की अगर बात करूं आफ्टर एमटेक ना, जो हैवी पैकेजेस की बात करते हो बीटेक से कई ज्यादा होते हैं ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे मैकेनिकल को अगर बात करूं और इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो ये आपके टॉप करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये दोनों रहेंगे एमटेक के लिए। सेकंड प्रायोरिटी अगर कहूंगा तो ये रहेगा, थर्ड प्रायोरिटी ये रहेगा, फोर्थ प्रायोरिटी आपका सिविल इंजीनियर रहेगा। ये है एमटेक बेसिस, बट गवर्नमेंट जॉब बेसिस टॉप पे है। करेक्ट है। तो हर चीज का अपनी रिक्वायरमेंट्स आपकी है ना। अब आ जाते हैं कॉलेज प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, कॉलेज में अगर प्लेसमेंट बात करूं, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं, कॉलेज प्लेसमेंट बात करूं, सबसे हैवी प्लेसमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस, ये हमेशा टॉप पर रहेगा। सेकंड जो प्लेसमेंट दिखेगा वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड पर रहेगा। थर्ड प्लेसमेंट जो कॉलेज में दिखेगा आपका दिखेगा, ये भी थर्ड पर रहेगा, और ये भी आपका बराबरी पे रहेगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का कॉलेज प्लेसमेंट लगभग बराबर होता है। सिविल इंजीनियरिंग का अगर कॉलेज प्लेसमेंट बात करें तो फोर्थ नंबर पर रहेगी।
तो कॉलेज प्लेसमेंट बेसिस पर अगर आप देखोगे, कॉलेज में मैं आपको बता रहा हूं कितना भी रद्दी प्राइवेट कॉलेज भी होगा ना, तो भी अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो ना या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप हो ना, कुछ नहीं तो 2.5-3-4 लाख की नौकरी दिलाई देगा, इतना है। लेकिन सिविल में नहीं दिला पाएगा, मैकेनिकल में इतना आसानी से नहीं दिला पाएगा, नहीं दिला पाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक कोर आपकी ब्रांचेस है। इसमें पैकेज पाने के लिए, कंपनी बुलाने के लिए, एक तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सेसिव है नहीं, प्राइवेट कंपनी सिविल में आप देखोगे उतना नहीं जितना गवर्नमेंट बॉडीज हैं, तभी गवर्नमेंट डिमांड उनकी ज्यादा है। मैकेनिकल में आप आओगे तो उतना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यहां पे नहीं हो रही है। दैट्स वाई इसमें कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट लेना एक प्राइवेट कॉलेज से थोड़ा मुश्किल आपके लिए रहता है, लेकिन इन ब्रांचेस में आप इजीली प्लेसमेंट आप पा जाते हो। इसलिए कॉलेज प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इसमें टॉप प्रायोरिटीज आपको बता दिया गया है। तो ये मैंने पूरा एक सिनेरियो आपको दे दिया है कि चीजों को कैसे आप टैकल करो, किस तरीके से इंजीनियर आप सेलेक्ट करो। मैंने हर प्रोस्पेक्टिव बताया, कॉलेज का प्लेसमेंट बेटा हो गया, आप हायर स्टडीज जाना चाहते हो उसका एडवांटेज कितना मिल सकता है आपका, अगर आप अपने पैशन को देखते हुए आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको बता दिया, आप डिमांड बेसिस पर आप देखो तो उसको बता दिया, आप गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पर अगर आप देखो उसके बेस पे कहां पे आपको अच्छे से आप सेट हो सकते हो, के अकॉर्डिंग मैंने पांचों ब्रांच की डीप एनालिसिस आपको कर प्रोवाइड दे दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, और इसको अपने दो शेयर कर देना इस वीडियो को, तो भी बच्चे कंफ्यूज हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं ये गाइड केवल एक वही बंदा आपको कर सकता है, इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें, वो उन्हीं बच्चों के साथ रोड टैकल कर रहा है। जैसे गेट हो गया, गेट का मैं एक बहुत मतलब अब अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बट गेट के लिए मैं गेट का एक टीचर हूं पीडब्ल्यू पे, तो ऑब्वियस बात मुझे आइडिया है कि इसका करियर स्कोप किस ब्रांच में कितना हो सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत लगे, आपको लगता है कोई पॉइंट है जो और अच्छे से मुझे बताना चाहिए, आपको और कोई डाउट्स आपके, इस वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना बेहतर क्लैरिफाइड वे में आपको चीजें बताना, हवा हवाई नहीं, क्लैरिफिकेशन जो प्रैक्टिकल है वो आपको यही आपको चैनल मिलेगा सेमेस्टर वाला पे, क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट योर सेमेस्टर, योर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मिलके बेहतर गाइडेंस आपको देते रहेंगे और आपकी इंजीनियरिंग को बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा ना, आपके कोई सजेशन कमेंट जरूर किया करो, हम लोग पूरी करेंगे पूरी टीम में से कि आपके लिए उन सजेशंस पे, उन इश्यूज पे हम अपने आइडियाज को दे सकें और आपकी उन समस्याओं को। थैंक यू।